हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह राठौर माँ दुर्गा एकेडमी ऑनलाइन यूपीएससी क्लास में आज मैं फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है मध्यकालीन भारत। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, गांधार शैली, अमरावती शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर है, यह मैंने पिछली क्लास में बताया था। उसमें क्या क्या आधार हैं, यह सब मैंने बताया था। इसी के साथ हम प्राचीन भारत को कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने प्राचीन भारत की क्लास को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाएं और प्राचीन भारत जो यूपीएससी ऑनलाइन क्लास है उसके कहा जाए तो एक प्लेलिस्ट है, उसमें सभी कक्षाओं का डाला गया है, उसको आप जरूर देखें, तभी आप मध्यकालीन भारत को समझ पाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, हम इसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक भारत, फिर चैप्टर 2 में जाएंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्यकालीन भारत। देखिए, मध्यकालीन भारत में क्या है? दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, यानी कि जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया है। जो मध्यकालीन भारत की वास्तुकला है उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल काल। मैंने मुगल काल के नीचे जो उसके प्रकार हैं या उसकी जो शाखाएं हैं उसको इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं आज उसको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। उसके लिए हम आगे एक नई क्लास पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मैं उसको भी इसी क्लास में पढ़ाऊंगा तो वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के आसपास चला जाएगा। इसलिए मैं आज मुगल काल को अगली क्लास के लिए छोड़कर सिर्फ दिल्ली सल्तनत को ही पढ़ाऊंगा। ठीक, अगर आप कॉपी और पेन नहीं रखे हैं तो अभी कॉपी और पेन साथ में ले लें, क्योंकि मैं बीच में आज कुछ टॉपिक भी बताऊंगा, कुछ बुक से भी निकाल के आपको बताऊंगा जिसको अंडरलाइन यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। तो आप प्लीज कॉपी और नोट यानी कि पेन लेकर ही आए, क्योंकि आप रिवीजन के समय आपको उन्हीं की जरूरतें पड़ती हैं। तो देखें, आगे हम क्लास में बढ़े दोस्तों, तो क्या होता है मध्यकालीन भारत में जो वास्तुकला है उसको दो भागों में बांटा है। क्या है? आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि वास्तुकला क्या है, मूर्तिकला क्या है, मैं पहले बता चुका हूं। तो हम वास्तुकला यानी होता है जो हम घर बनवाते हैं। हिंदू धर्म में आप सुने होंगे वास्तुशास्त्र, यानी कि घर बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत ही देखा जाता है कि हमें घर की दिशा किस तरफ मुंह को रखना चाहिए, किस तरफ खिड़की होनी चाहिए, किस तरफ किचन होना चाहिए, किस तरफ मुख का द्वार होना चाहिए, गेट होना चाहिए, सीढ़ी किधर होना चाहिए, ये सब वास्तुशास्त्र में आता है। और उसी को उन सब जो बनाते हैं उसी प्रक्रिया को बोला जाता है वास्तुकला। ठीक, तो वास्तुकला में हम पढ़ रहे हैं कि वास्तुकला में दिल्ली सल्तनत पहला भाग है और दूसरा है मुगल काल। मुगल काल को हम छोड़ेंगे अगली क्लास के लिए, आज हम ले रहे हैं दिल्ली सल्तनत को। ठीक, आज किसको पढ़ाएंगे? दिल्ली सल्तनत को। आप अच्छे से समझिए, दिल्ली सल्तनत। अब हर एक चीज की क्या होती है, मैं अपनी तरफ से बच्चों क्या कहा जाए, बारीक से बारीक चीज को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको कोई ये नहीं बताएगा कि दिल्ली सल्तनत किस सन से किस सन तक है, क्योंकि सब प्रोफेसर लेवल के होते हैं, सब उन मेन पॉइंट को ही पढ़ाते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं जिस तरह मैंने स्टडी किया है उसी तरह आप भी अध्ययन करें और आपको भी पूरा बेनिफिट मिले। इसलिए मैं सन को भी साथ में लेके आया हूं। जो दिल्ली सल्तनत है यह कब से कब तक है? तो 1206 से 1526, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल था। ठीक, अब सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत है, ये जो पहला भाग है यानी पहला खंड है जिसको बांटा गया है, तो जो पहला खंड है 1206 से 1260, तो इसको भी दो शैली, अब शैली है इसकी भी दो प्रकार है, क्योंकि हर एक चीज के प्रकार नहीं होते लेकिन किसी किसी प्रकार होते हैं। जैसे कि इसका प्रकार है कि दिल्ली सल्तनत को दो भागों में बांटा गया है। जैसे मध्यकालीन भारत दो भागों में बटा है, उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत भी दो भागों में बटा है। वह है साम्राज्यिक शैली, पहला है साम्राज्यिक शैली और दूसरा है प्रांतीय शैली। कौन कौन में बटा है? साम्राज्यिक शैली और दूसरा है प्रांतीय शैली। ठीक, आप बिल्कुल नोट ही करते जाएं, बिना नोट किए आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जो साम्राज्यिक शैली है उसमें क्या होता है कि अब शैली है, अब शैली कई वंश तक चलते रहता है, कई पीढ़ियों तक। जब उसमें परिवर्तन भी होता है तो बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम अचानक परिवर्तन नहीं होता है, आपको पता भी होगा ये।
तो जो साम्राज्यिक शैली है, ये वाला भाग जो साम्राज्यिक शैली है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको क्या किया है, 1 2 3 4 चार वंशों के अंतर्गत साम्राज्यिक शैली का विकास हुआ है। कितने? 4। कितने? 4। 4 जो वंश है यानी साम्राज्य, जो राजा महाराजा थे, वह 4 प्रकार के राजा महाराजा के अंतर्गत साम्राज्यिक शैली का विकास हुआ, उद्भव हुआ और समाप्ति हुआ। ठीक, तो क्या होता है, पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और चौथा है लोदी वंश। ये 4 वंश हैं जिनके अंतर्गत साम्राज्यिक शैली का विकास हुआ, उद्भव हुआ। मैं इसीलिए आराम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी की वजह से वीडियो भी लंबी हो जा रही है, तो कृपया आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। आप भी तन मन लगाकर पढ़ें और यूपीएससी को क्लियर करें। देखिए, गुलाम वंश की कितनी वो है, जो अवधि है, तो कार्यकाल है, तो गुलाम वंश को बोल रहा है कि 1206 से 1290, 1206 से 90 किसका है, तो गुलाम वंश का शासन काल है 1206 से 1290। जबकि खिलजी वंश, खिलजी नाम बहुत सुना होगा आपने, खिलजी मूवी में भी नाम आता है, पद्मावत मूवी में। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावती, तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है, शायद ये वही है। तो खिलजी का क्या है, 1290 से 1320 ये कार्यकाल है, 1290 से 1320। तो दोस्तों, इतिहास की यही प्रमुख विशेषता है कि आप इसको अगर एक बार अच्छे से समझ लें तो आप भूलते नहीं हैं। एक बार इसको देख लें, 1206 से 1290, 1290 से 1320, मतलब एक सीढ़ी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, जिस प्रकार एक परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है, उसी प्रकार यह सन भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। तो आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसके एक इंपॉर्टेंट नोट में लिखवा दे रहा हूं, आप उसको देख लीजिएगा। जो गुलाम वंश था, इसमें एक क्या बनवाया, ये जो गुलाम वंश है, इसने एक कुतुब मीनार नाम सुना होगा, जो वास्तुकला के अंतर्गत एक भवन बनवाया गया था, जिसका नाम था कुतुब मीनार। मैं लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक, कुतुब मीनार। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कॉपी में लिख लें, कुतुब मीनार। यह एक इनके शासनकाल की, इसके ये गुलाम वंश के शासनकाल की प्रमुख उदाहरणीय प्रशंसनीय वास्तुकला के उदाहरण है। क्या है, कुतुब मीनार। ठीक, मैंने सन बता दिया है, इनके बनाए गए मैं जो इंपॉर्टेंट जो वास्तुकला के अंतर्गत आता है, कुतुब मीनार बता दिया हूं। और इसको प्रारंभ किसने करवाया था, तो इसको प्रारंभ जो करवाए थे उसका नाम था कुतुब उद दीन ऐबक। ये एक शासक थे जिन्होंने इसका आरंभ करवाया, लेकिन ये इसको पूरा नहीं बनवा पाए, इसको यह पूरा बिल्कुल भी नहीं बनवा पाए। इसको ये लोग क्या किए कि इसका जो स्थापना किए यही कुतुब उद ऐबक, लेकिन इसको जब एक जो प्लिथ लेवल होता है वहां तक ही बनवा पाया और इसकी मृत्यु हो गई। जब इसके आने वाली पीढ़ियों ने इसको बनवाया तो उसको 1-2 पीढ़ी तक बनवाए, यानी कि इस इल्तुतमिश द्वारा दूसरी पीढ़ी दूसरा जो सज्जा उसको बनवाया गया, दूसरा मंजिल, और जब इसको अंत किया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसको अंत किया गया। ठीक, तो आप कंफ्यूज ना हो। और इसके अन्य उदाहरण है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, इन्हीं के द्वारा कुतुब मीनार के द्वारा बनवाया, सॉरी गुलाम वंश के द्वारा बनवाया गया है, कुतुब मीनार के जैसे। इसी प्रकार खिलजी वंश को मैं बताया 1290 से 1320 कार्यकाल है, और इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि लाल बलुआ पत्थर का यह उपयोग करता था। अपने शासनकाल में निर्माण कार्यों में क्या करवाता था, लाल बलुआ पत्थर का निर्माण करवाता था। इसको आप पॉइंट करें, नोट करें, यही क्वेश्चन यूपीएससी में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। ठीक, और बोल रहा है जो इसके बनाने के जो उदाहरण है, यानी कि जो इसके वास्तुकला में जो यह बिल्डिंग यानी कि मंजिल या महल जो भी बनवाया, इसके उदाहरण में क्या है कि इसमें उदाहरण बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलई दरवाजा, सीरी का किला, ये 2 प्रमुख इसके उदाहरण हैं। आप इनको भी नोट कर लें, क्योंकि अधिकांश जैसे हम अंतर भी बताते हैं, विशेषता भी बताते हैं, तो उदाहरण उसमें एक इजी तो होता है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक, तो इसमें क्या बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने,
एक लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करवाया अपने शासनकाल में, और दूसरा ये बनवाया कि सीरी का किला। ठीक, ये खिलजी वंश की विशेषता। अगले आते हैं कि तुगलक वंश। तुगलक वंश में क्या साम्राज्यिक शैली का विकास हुआ? तो तुगलक वंश में क्या हुआ कि तुगलक वंश ये भी धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग करवाता था। अपने शासनकाल में धूसर बलुआ पत्थर का कौन प्रयोग करवाता था? तुगलक वंश का जो शासक थे, तुगलक वंश के जो शासन किया करते थे, वो लोग करवाया करते थे। ठीक, इनके जब ये लोग शासन करते थे तो इनके शासनकाल के दौरान जो वास्तुकला है, वास्तुकला बहुत ही संकटमय स्थिति में आ गया था। लेकिन जो कौन तुगलक वंश के शासक थे, उन्होंने इसको संरक्षण प्रदान किया, बढ़ावा दिया और इसका प्रचार प्रसार किया और इसको प्रमोशन यानी कि मोटिवेट करवाए और प्रचार प्रसार के द्वारा इसको बचा लिया गया। ठीक, तुगलक वंश में जो उदाहरण है, जो इसके निर्माण के उदाहरण है, उसको मैं बताऊं कि तुगलक वंश में सबसे मोस्ट पावरफुल और इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो है तुगलकाबाद, जहांपना और फिरोजाबाद के नगर। ये किसके द्वारा बनवाए गए हैं? तुगलक वंश के द्वारा ही बनवाए गए हैं। जो फिरोजाबाद का नगर है, यानी कि इन्होंने एक शहर बसाया, या फिर जैसे जिस प्रकार आज भी कई स्थानों का नाम चेंज कर दिया जाता है, उसी प्रकार इस स्थान का नाम भी फिरोजाबाद रख दिया गया। ठीक, अब आता है लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश की क्या विशेषता थी? क्योंकि गुलाम वंश में भी हमने देखा कुछ अच्छे काम किए वास्तुकला के क्षेत्र में, खिलजी वंश में भी कुछ वास्तुकला क्षेत्र में किए काम, उसी प्रकार तुगलक वंश में भी कुछ विशेष काम किए। लेकिन लोधी वंश में क्या कोई काम किया? क्या कुछ ऐसे अपने वो शासन में कुछ ऐसे परिवर्तन ला सके जिसके कारण हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं या हम पढ़ेंगे तो हम आंसर देखेंगे कि हाँ, इन्होंने भी अपने जीवन में कोई विशेषता नहीं, लेकिन जो पीढ़ी से आ रही थी उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा, निरंतर रखा और कम से कम बढ़ाया नहीं तो मिटने भी नहीं दिया। इनकी बस यही विशेषता है। क्योंकि बोल रहा है कि इनके शासनकाल में एक जो विशेषता बढ़ी यानी प्लस पॉइंट था, ये था कि अपने शासनकाल में दो मंजिला मकबरा बनवाया करते थे। यानी कि आप देखेंगे जो जैसे ताजमहल में एक ऐसे गुलबंद बना होगा, लेकिन जब इनका शासनकाल आया लोधी का, तो ये इस प्रकार से यानी एक के अंदर एक दो गुम्बद बनवाते थे। ठीक, दो गुम्बद बनवाया करते थे। इनकी यह एक विशेषता थी। ठीक, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें। ठीक, तो इनके शासनकाल में यही है कि इन्होंने दोहरा जो गुम्बद था उसका निर्माण करवाया। ठीक, फिर है कि जैसे हमने पढ़ लिया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। अब ये तो हो गए साम्राज्यिक शैली। अब कई लोग के मन में यही होगा कि साम्राज्यिक शैली यानी होता क्या है? होता है, कई बच्चों के मन में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में वो पूछ नहीं पाते कि पूछे कैसे। आप कमेंट कीजिए, आपके मन में अगर एक क्वेश्चन है, अगर मेरे पढ़ाई के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन करना है, आपको कुछ कमी लग रही है, तो वो भी कमेंट कीजिए। कुछ अगर पढ़ाने में कुछ यहाँ पर कुछ न्यूज मतलब कि कुछ नॉलेज कम लग रहा है, वह उसको भी कमेंट कीजिए। मैं अगर मेरे में कमी होगी तो मैं सुधारूंगा, जो भी मेरे को समझ में आएगा मैं उसको अच्छे से बेहतर करूंगा। आप कमेंट करना न भूलें। अगर आपको लगता है साम्राज्यिक शैली यानी होता है दिल्ली के शासन के द्वारा संरक्षित शैली को साम्राज्यिक शैली बोलते हैं। ठीक, लेकिन प्रांतीय शैली, ये जो प्रांतीय शैली है, प्रांतीय शैली किसे बोलते हैं? प्रांत यानी आपको पता होगा स्थानीय लोग। ठीक, यानी स्थानीय, और अगर प्रांतीय लोग बोला जाए तो स्थानीय लोग, और प्रांतीय शैली यानी स्थानीय शैली। ठीक, इसीलिए मैंने प्रांतीय लोग के द्वारा समझाया कि प्रांतीय लोग की जैसे ही प्रांतीय शैली है, यानी कि स्थानीय शैली को ही प्रांतीय शैली कहते हैं। तो प्रांतीय शैली में कौन कौन सी शैली थी जिसका विकास हुआ है? तो प्रांतीय शैली में कितने हैं? चार शैली है प्रांतीय शैली में जिनका विकास हुआ है। आप एक बार नोट कर लें, अच्छे से देख भी लें। कहीं पर आप मैं कहूं कि अभी साइड नहीं हुआ था एक आध बार भी, तो आप देख भी नहीं पाए होंगे। अच्छे से हुआ, याद भी आ गया मेरे को। लास्ट में मैं टाइम दूंगा, आप नोट भी बिल्कुल कर लें। जो प्रांतीय शैली है, प्रांतीय शैली कितने प्रकार के हैं? 4। क्या क्या है? बंगाल शैली, मालवा शैली, जैनपुर शैली और बीजापुर शैली।
ये 4 शैली आपको दिख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे। ये 4 शैली इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल इनमें से क्वेश्चन आता है। यूपीएससी सीजीपीएससी में भी एक साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो अगर आप सिंसियर, अगर आप गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल भी लाइटली ना लें और हर एक चीज को अच्छे से समझें, तभी आप अच्छे से इनको समझ पाएंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। अगर आपने इनको नोट किया होगा तभी समझ पाएंगे। बिना नोट किए आप, मेरे को नहीं लग रहा कि अच्छे से समझे। अगर आपने बहुत ही ओवर, यानी आपकी जो माइंड स्टोरेज, जो स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी होगी, तभी आप इनको हमेशा के लिए स्टोरेज कर पाएंगे। अगर आपने नोट नहीं किया है और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको याद नहीं रख पाऊंगा, तो आप नोट जरूर करें। मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक, जो देखते हैं प्रांतीय शैली में बंगाल शैली, इसका जो बंगाल शैली है 1203 से 1573, 1203 से 1573। अब आप ये कंफ्यूज ना हो कि जब 1203 से 1573 तक बंगाल शैली है तो जैनपुर शैली 1390 से 1479 तक कैसे आ गया। होता है कई बच्चों, कई स्टूडेंट के मन में ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यह मैं भी जानता हूं, इसलिए मैंने पहले ही इसका आंसर आपको देने के लिए उपस्थित हुआ। ठीक, अब मैं इसका आंसर पहले दे रहा हूं। देखो ये क्या है, प्रांतीय, यानी यह पूरे हिंदुस्तान में नहीं था, यह स्थानीय यानी प्रांत प्रांत अलग अलग जगहों पर अलग अलग था। लेकिन जो सन है वह तो पूरे विश्व में एक ही रहेगा ना, पूरे विश्व में एक ही रहेगा। ठीक, जैसे प्रांतीय शैली, तो प्रांतीय शैली प्रांतीय शैली में बंगाल शैली, बंगाल शैली है वो बंगाल में है, मालवा शैली मालवा में है, बीजापुर शैली बीजापुर में, जैनपुर शैली जैनपुर में। तो इस प्रकार यह स्थानीय शैली है, यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थान के अनुसार स्थित थे, स्थानीय थे, प्रांतीय थे। इनको ये ना सोचा जाए कि जब ये इस सन में है तो ये इस सन में कैसे आ गया, अगर ये इस सन में है तो ये भी इस सन में कैसे आ गया। कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने क्लियर भी किया है। अगर आपके कंफ्यूजन है तो मैंने उसको पहले ही समझ के क्लियर किया हूं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोशिश ना करें। ठीक, और जो बंगाल की शैली, इसकी विशेषता यही है, ये 1203 से 1573 तक कार्यकाल है। ठीक, यानी कि इसकी जो विशेषता मुख्य रूप से विकसित हुआ वह 1203 से 1573 तक हुआ। और इसमें हमेशा काले काले संगमरमर के जो पत्थर होते हैं उसका उपयोग किया गया इस काल में बंगाल शैली के अंतर्गत। तो इसको इस प्रकार आप पढ़ने की कोशिश करें कि बंगाल शैली का विकास 1203 से लेकर 1573 तक हुआ और इसमें काले संगमरमर पत्थर के साथ ईंटों का भी उपयोग किया गया। इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने में कहा जाए तो उसको आसानी होगी, सरलता होगी। ठीक, और इसमें जो निर्माण किए गए इसके महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में गोरे स्थित कदम रसूल मस्जिद, पांडवा स्थित अदीना मस्जिद, यानी एक हो गया पांडवा स्थित अदीना मस्जिद, ये पहला हुआ कि पांडवा में जो स्थित है, पांडवा स्थान का नाम है, तो पांडवा में स्थित जो अदीना मस्जिद है वह इन्हीं के यानी बंगाल शैली के अंतर्गत उसका विकास हुआ, निर्माण हुआ। और पहला है रसूल मस्जिद। ठीक, तो रसूल मस्जिद और अलादी मस्जिद यह बंगाल शैली के अंतर्गत उसका निर्माण हुआ, विकास हुआ। यह तो हुआ बंगाल शैली। अब आते हैं जैनपुरी शैली। जैनपुरी शैली क्या है और इसको बंगाल शैली क्यों कहते हैं, मेरे दिमाग में आ गया, ये भी कई लोगों के दिमाग में रहता है। तो बंगाल शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विकास बंगाल में हुआ, इसलिए इसको बंगाल शैली कहते हैं। इसको जैनपुरी शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विकास जैनपुर में हुआ है। ठीक, और जो इसकी जो जैनपुरी शैली की कहा जाए तो विकास काल है, विकास की अवधि है वह 1390 से 1479। कहां तक है, 1390 से 1479 इसका विकास काल है जैनपुरी शैली का। और जैनपुर में होने के कारण इसका नाम जैनपुरी शैली पड़ा है। ठीक, इसमें क्या है, सरकी शासकों का नाम है। और जैनपुरी, ये जो जैनपुरी है इसमें सरकी शासकों ने इसके अंतर्गत शासन किया है, सरकी शासक। ठीक, इनमें सांस्कृतिक और जो स्थानीय प्रांतीय शैली था उसका भी विकास हुआ है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ के भवनों की एक अनूठी विशेषता प्रार्थना हॉल के केंद्र और बंगाल के
खंडों में विशाल स्क्रीनों पर चित्रित मोटे और सशक्त अक्षरों का उपयोग है। यानी कि कई वास्तुकला यानी कई दीवारों पे कई डिजाइन मिस्त्री जो होते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, वह स्टाइल या फिर कोई लिख देते हैं या फिर कोई मूर्तियों का डिजाइन बना देते हैं, उसको बोल रहा है कि मोटे तौर पर इसका निर्माण इस काल में किया जाता था। ठीक, इसके उदाहरण देखें तो अटाला मस्जिद जैनपुर, मैंने कहा था कि अगर जैनपुर है तो इसका विकास भी जैनपुर यानी जैनपुर शैली है तो जैनपुर में ही इसका विकास हुआ है। तो बोल रहा है कि अटाला मस्जिद इसमें निर्माण हुआ जो जैनपुर में स्थित है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, फिर है मालवा शैली। मालवा शैली होता है 1405 से 1569। 1405 से 1569 इसका विकास काल है। इसके अंतर्गत, इस अवधि के अंतर्गत मालवा शैली का विकास हुआ है। ठीक, मालवा शैली में क्या बोल रहा है कि इसमें रंगों के पत्थरों और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। यानी बोल रहे हैं कि इसमें विभिन्न रंगों, जैसे संगमरमर पत्थर तो सफेद कलर है, लेकिन संगमरमर पत्थर का उपयोग तो हुआ है, लेकिन बोल रहे हैं कई लाल, काले, भूरे, नीले, यानी जितने भी पत्थर उस समय पाए गए उन सभी में इस शैली में विकास हुआ है। यानी कि विभिन्न रंग पत्थर, विभिन्न रंगों के पत्थरों का उपयोग मालवा शैली के विकास में यानी निर्माण में हुआ है। इसका कार्यकाल है 1405 से 1569। आप मैं बार बार इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप अगर भूल गए तो नोट करें, आप देखेंगे तो आपके माइंड में भी ये आएगा। ठीक, इसके अंतर्गत बोलता है कि कुछ विकास हुए हैं, जैसे थोड़े धनुष्कार होते थे। ठीक, इसमें रानी रूपमती का मंडप, हिंडोला महल, असरफली महल, इसमें कुछ कहा जाए इस वास्तुकला यानी मालवा शैली वास्तुकला के अंतर्गत कुछ कहा जाए महलों का भी निर्माण हुआ, जैसे इनमें हुआ था। तो वह महल कुछ हैं जिनके नाम ये हैं कि जिनका नाम रानी रूपमती का मंडप है। रानी रूपमती का क्या है? मंडप है। ठीक, रानी रूपमती का मंडप है। और हिंडोला का महल, हिंडोला का महल, अशरफी महल मुस्लिमी महल है, और हिंडोला का मंदिर भी हिंदू महल है, और रानी रूपमती का मंडप यह हिंदू महल है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने बता दिया एक साथ, तो सब हिंदू हैं, सब मुस्लिम नहीं है, सब हिंदू नहीं, दोनों अलग अलग है, मतलब दो हिंदू हैं एक मुस्लिम है। ठीक, फिर है बीजापुर शैली। बीजापुर शैली है यानी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि विकास हुआ है बीजापुर में। अब आप कंटेंट को मजबूत करने की कोशिश कीजिए, यानी आप ये सोचिए, आपकी देखो मैं दिमाग बढ़ाने की एक और अच्छी टेक्निक बता रहा हूं। आप ये सोचिए कि मध्यकालीन भारत लिखा है, यानी आप समझिए कि मध्यकालीन यानी भारत की जो इतिहास है उसकी मध्य जो भाग होगा उसका वर्णन है। उसी प्रकार अगर बीजापुर शैली है तो आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि बीजापुर ही जगह का नाम होगा, उसकी जगह के नाम के कारण बीजापुर पड़ा, और शैली है इसलिए शैली है, इस कारण इसका नाम बीजापुर शैली पड़ा। तो ऐसे कंटेंट को पकड़िए, ऐसे कुछ सोचिए, कुछ नया दिमाग दौड़ाने की कोशिश कीजिए, भले ही गलत हो सही हो, लेकिन कुछ ना कुछ नया क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी आप आगे अच्छे से इनको कवर कर पाएंगे। ठीक, फिर बोल रहा है बीजापुर शैली 1490 से 1656 तक। जो बीजापुर शैली है 1490 से 1656 तक इसका विकास हुआ है, ये इसकी विकास अवधि है। इसमें कुछ उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है कि कार्निस का उपयोग भी प्रचलित था। कार्निस एक धातु है, इसका एक उपयोग इस अवधि के अंतर्गत बहुत ही अधिक मात्रा में प्रचलित था। ठीक, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और बोल रहा है कि इसके उदाहरण है बीजापुर स्थित गोल गुम्बज। गोल गुम्बज बीजापुर में आप सर्च मारना मोबाइल में, आपको उसका फोटो आ जाएगा। गोल गुम्बज वह बीजापुर में स्थित है, वह इसी बीजापुर शैली के अंतर्गत उसका निर्माण हुआ है। ठीक, तो ये है दोस्तों बीजापुर मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े हमने आज। इसमें मुगल काल को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आप इसको अभी मत ध्यान दो, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, हाँ भाई, हमको इधर देखना है, यहां से यहां, इसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक, और इसको अच्छे से नोट भी कर लें। मैं अगली क्लास में मुगल काल को अच्छे से वो कर लूंगा, मतलब डिटेल में पढ़ा दूंगा। और जो भी कंफ्यूजन आपको लगे, जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा या कुछ आपको छूटा छूटा लग रहा है, जो आपको याद है मेरे यहाँ नहीं बताए हो, तो आप उसको भी कमेंट करके बताइए, सर यहाँ पास ये छूट रहा है,
सर यहाँ पास आपने नहीं बताया, या सर यहाँ पास नहीं दिख रहा है, आप में यहाँ कमी है, आप नहीं बताए, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे मतलब आपको कुछ भी कमी लग रही, आप तुरंत कमेंट करें, ठीक। मैं आपकी हर कंफ्यूजन को दूर करूंगा, अपनी भी कमी को दूर करूंगा। तो मैं वीडियो के लास्ट में इतना ही कहूंगा दोस्तों कि आप लक्ष्य को तभी पा सकते हैं जब आपके मन में सफलता और असफलता, यानी कि सफल होंगे या असफल होंगे, यह सोचना बंद कर दें। यानी आप ये ना सोचें कि हम सफल होंगे या असफल, आप बस एक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए हर कुछ, यानी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े सेक्रीफाइस करें, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर स्ट्रगल करना पड़े स्ट्रगल करें। यानी आप जैसे एक गोल बना लिए, अब गोल हम बना लिए, ठीक, गोल यानी लक्ष्य। अब लक्ष्य हम बना लिए, तो लक्ष्य को पाने के लिए हमको ये नहीं सोचना है कि हम पाएंगे, असफल होंगे या सफल होंगे, इसके बारे में हमको सोचना ही नहीं। हमको ये नहीं सोचना कि हम सफल होंगे या असफल होंगे, हमको ये सोचना है कि एक गोल है और इसको हमें पाना है। इसके लिए अपने तरफ से पूरा 100% हमको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो जो वर्क करना पड़े हम हर वर्क करेंगे, तभी हम उसको प्राप्त करेंगे। तो आप भी सफल और असफल को एक साइड रखें और अपने स्ट्रगल को अपने गोल की तरफ बढ़ाते रहें, उसी सही मार्ग में, सही स्ट्रेटजी के साथ बढ़ाते रहें, आप निश्चित ही उसको प्राप्त करेंगे। ठीक, ओके।